So now in this session we are going to start exercise number 4.3, and first of all we are going to discuss the basic concept. See, what is the heading here? It is lines may or may not pass through origin. So इसका मतलब क्या होगा कि लाइंस ओरिजिन से पास हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. देखो, जब लाइंस ओरिजिन से पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिकली वो जनरल लाइंस हुआ. देखो, प्रीवियसली हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो किसके लिए पढ़े थे? इट वॉज फॉर लाइन्स वेर पासिंग थ्रू ओरिजिन. जब लाइन्स ओरिजिन से पास होता है तो उसमें उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, मतलब उसका इक्वेशन क्या होता है? इट इज ax प्लस by इक्वल टू 0. उसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होता है, c की वैल्यू 0 होती है. बट जब जनरल लाइन की बात करते हैं विच मे और मे नॉट पास थ्रू ओरिजिन, तो उसमें क्या होगा? उसमें कांस्टेंट टर्म होता है. इसका मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. सी नाउ इसका सब टॉपिक क्या है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू जनरल लाइंस. देखो, वहां पे क्या पढ़ा था हमने कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस विच वेर पासिंग थ्रू ओरिजिन. बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जनरल लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है. सी उसकी डेरिवेशन है. मैंने यहाँ पे सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से फील करा पाओ. सी द फर्स्ट थिंग व्हाट we are assuming कि let equation of lines be a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and what is the another equation? It is the similar one. It is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. देखो, दोनों भी जनरल लाइन है, so we have assumed. अच्छा, अब इसका जॉइंट इक्वेशन हमें निकालना है. So what is the meaning of joint equation? It's simply उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है ना. So what is the meaning of multiplication of two equations? So simply क्या करना है हम लोग को? दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. सी आफ्टर मल्टीप्लाई व्हाट वी आर गेटिंग? सी फर्स्ट टर्म a1x को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें. सी यहाँ पे a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 xy, राइट, प्लस a1 x इंटू क्या आ गया? c2, है ना. इन द सेम वे b1 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ और c1 की मल्टीप्लीकेशन सबके साथ. आप क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ ये कॉपी करने से अच्छा कि आप खुद से एक बार मल्टीप्लाई करो एंड जस्ट चेक इट वेदर यू आर गेटिंग दिस थिंग और नॉट. अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा. हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर का टर्म तो एज इट इज है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्स वाई के टर्म देखो आप कितने हैं. यहाँ पे भी एक्स वाई का टर्म है और यहाँ पे भी एक्स वाई का टर्म है. तो दोनों एक्स वाई के टर्म में से एक्स वाई को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स वाई को हमने कॉमन लिया तो a1 b2 प्लस a2 b1. So that is what as it is we have written. And उसके बाद फिर हमने y स्क्वायर का टर्म लिखा, राइट, b1 b2 y स्क्वायर. एंड नेक्स्ट इन द सेम वे जैसे हमने x y कॉमन लिया है, अब देखेंगे तो x का भी दो टर्म है यहाँ पे. देखो, एक x का टर्म यहाँ पे है और सेकंड वाला यहाँ पे, राइट. सो हमने इन दोनों में से फिर से x को कॉमन लिया एंड वी हैव रिटन इट. इन द सेम वे y भी हमें कितनी बार दिख रहा है? यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहा है. एक यहाँ पे है y का टर्म और एक यहाँ पे है. तो फिर से दोनों में से क्या कर लिया हमने? y कॉमन ले लिया and we have written it. And लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बच गया वो क्या है? c1 c2 है, राइट. सो एज इट इज, कुछ एकदम कुछ डिफिकल्टी नहीं है. एज इट इज हमने लिखा है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे? टर्म्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग ये देखते हैं कि इस इक्वेशन में जो a1 a2 है, जो हमने प्रीवियसली भी किया हुआ है, सेम थिंग वी आर डूइंग इट, राइट. सो a1 a2 को क्या लिया मैंने? a लिया है और उसके बाद a1 b2 प्लस a2 b1. देखो यहाँ पे दो टर्म्स है तो 2 कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो. तो यहाँ पे अजम्पशन क्या किया है? 2h किया है. सेम में b1 b2 को b लिया है, a1 c2 प्लस a2 c1. देखो x का टर्म है, राइट, तो उसको क्या अज्यूम किया है? 2g कर लिया उसको अज्यूम. b1 c2 प्लस b2 c1 ये दो टर्म है, तो फिर से उसके लिए क्या अज्यूम किया? 2f अज्यूम किया है और c1 c2 को सिंपली c लिया है. अच्छा, ये जो अल्फाबेट है वो आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो. इट इज नॉट कंपल्सरी कि यही अल्फाबेट लेना है, बट टेक्स्ट बुक में ये अल्फाबेट यूज किया है. सो दैट इज द रीजन आई हैव यूज्ड द सेम अल्फाबेट. अच्छा, अब आप देखोगे तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा? सो इट इज गोइंग टू बी ax स्क्वायर, है ना. a1 a2 की जगह पे क्या लिख दिया? a लिख दिया. तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. So this is the combined equation of two general lines. See, आप इसको क्या नोटिस कर सकते हो? जो पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एग्जैक्टली इसके जैसे ही है, राइट. बट उसमें क्या था? उसमें सिर्फ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर का ही टर्म था. ये x y
और सी का टर्म नहीं था, क्योंकि वहां पे वो ओरिजिन से पास हो रहा था। यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब जनरल है। सो दैट इज द रीजन ये एक्स, वाई और सी का यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म्स आया है। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है। जिनको समझ जाता है उनको बहुत ईजी लगता है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो एज इट इज, जो फाइनल आंसर आया था वो लिखा है। मेरे को स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो देखते हैं फर्स्ट टाइम तो उसे 5 टाइम्स को लिख के प्रैक्टिस करते हैं। आप भी कर लीजिए। आई होप यू डिड इट। देखो अभी आगे जो भी कुछ डिस्कस करूंगा उसमें भी सेम टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो वुड बी बेटर। देखो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द रिमार्किंग पॉइंट्स लिखा है मैंने, मतलब इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, और भी क्या क्या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स में कवर किया है। सो द फर्स्ट थिंग, ऐसा कोई भी अगर जनरल कंबाइंड इक्वेशन है सो क्या वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट कंपल्सरी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी जनरल इक्वेशन वो पेयर ऑफ लाइंस होगा। तो उसके लिए क्या एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तभी वो क्या होगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो व्हाट इज द कंडीशन? सो सी हियर आई हैव गिवन द कंडीशन. So that is condition that general equation represent pair of lines. So what is the formula for that? तो देख सकते हैं आप जो जनरल इक्वेशन है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स अल्फाबेट यूज हुए हैं, ए, एच है, बी है, जी, एफ और सी, उसी का यूज करके डिटरमिनेंट है। सो डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए, एच, जी, राइट, एच, बी, एफ, जी, एफ, सी। तो थोड़ा आपको ऐसा ये जो अल्फाबेट है रैंडम लगते होंगे और इसको याद रखना है आपको। सो मैं एक छोटा सा वर्डिंग्स आपके लिए मैंने बनाया तो वो भी आप याद रखेंगे तो भी चलेगा। सो दैट इज अ हाई-फाई गर्ल हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। बेस्ट की जगह पे अगर आप बॉय याद रखते हैं कुछ लोग तो भी चलेगा, बट मुझे बेस्ट में ज्यादा यकीन है। और अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसी को आप और एक्सपांशन, अगर इसी डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड करते हो तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। सो दैट इज ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0। देखो आपको दोनों याद रखने इसके लिए बोल रहा हूं कि कहीं में कोई भी यूज हो सकता है। कभी कभी वो डिटरमिनेंट देते हैं और कोई एक अननोन वैल्यू दे देते हैं, वो आपको निकालना होता है। और अगर डायरेक्टली आपको इक्वेशन दिया है और आपको पता करना है कि वेदर दैट जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, सो आप डायरेक्टली एक्सपांडेड फॉर्म यूज करो, उसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। अगर वो 0 आ रहा है मतलब वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करे। बट ये कंडीशन यूज करने से पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि सबसे पहले आपको एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही आपको ये कंडीशन यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। देखो मैं उसे लिख के भी दे देता हूं आपको, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 then only use above condition, and if h square minus ab is less than 0 मतलब नेगेटिव आता है, then directly you can write that lines do not represent pair of lines। ठीक है, या देन इक्वेशंस डू नॉट, इक्वेशंस ज्यादा बेटर वर्ड है, इक्वेशंस डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। सो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पहले निकालोगे। यस, जस्ट डू रिमेंबर, वो प्रॉब्लम में मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो आपको ये यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आया तो ही आपको ये कंडीशन या ये एक्सपांडेड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अच्छा अभी इसके आगे जो नेक्स्ट है वो है एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस। देखो हम लोग ने प्रीवियसली भी प्रीवियस टॉपिक में भी किया हुआ है कि दो इक्वेशन है, वहां पे क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा था ना, तो उसमें क्या एक्स और वाई और सी का टर्म नहीं था। यहां पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो अब जो फॉर्मूला में यहाँ पे tan थीटा का लिखा है इट इज एज इट इज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है क्या निकालने के लिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसी का यूज करके देखो कुछ चीजें रिपीट हो रही है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा,
और अगर लाइंस पैरेलल है तो वंस अगेन इट इज द रिविजन फॉर यू, दैट इज h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। लेकिन देखो जब लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे थे तो वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, ओरिजिन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 था, किसमें, प्रीवियसली जो हमने किया है उसमें। बट यहाँ पे सो इट इज जनरल लाइंस, तो जरूरी नहीं कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ओरिजिन होगा, इट कैन बी एनीवेयर इन द प्लेन। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, तो वो मैंने 5th पॉइंट में कवर किया है। उसमें होता क्या है कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आता है, मतलब लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि h स्क्वायर माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हो फॉर्मूला में ये रूट के अंदर का जो टर्म है अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये tan थीटा एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये थीटा के बीच में कुछ एंगल बनेगा, और अगर थीटा कुछ एंगल है तभी वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। So what is the formula for that? It is hf minus bg upon ab minus h square, comma gh minus af upon ab minus h square. See once again, मतलब थोड़ा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, तो देखो ये ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, तो मतलब मैंने आपके लिए इसके लिए भी एक वर्डिंग्स बनाई है, सो आप उससे भी याद रख सकते हैं। सो दैट इज hf मतलब हाफ, यस बना लो हाफ, bg मतलब बैग, ab मतलब अब, h स्क्वायर मतलब है, हाफ बैग अब है, कॉमा gh को घर बोल देते हैं, घर, af का मतलब आफत, ab मतलब अब, और h स्क्वायर मतलब है। सो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज दिस, दैट इज hf माइनस bg हाफ बैग अब है, कॉमा gh मतलब घर माइनस आफत af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। सो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज दिस फॉर्मूला विच इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ये मैंने जो भी कुछ आपको सिखाया है, मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। इसका ही यूज करके हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो वहां पे आपको ये अच्छे से बाहर होना चाहिए, समझ में आया हुआ होना चाहिए, तो आप प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज कॉपी इट डाउन। So now we are starting exercise number 4.3. See the question number 1 is find joint equation of pair of lines through point 2, minus 1 and parallel to the lines 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0. देखो क्वेश्चन रीड हम कर रहे हैं तो तुरंत हमें याद आना चाहिए कि 4.1 में एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां पे क्या था, वहां पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है। सो दिस इज द डिफरेंस। बट 4.1 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पैरेलल है तो थोड़ा प्रोसीजर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सी तो कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमें जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो पहले हमारे पास सेपरेट इक्वेशन होना चाहिए, है ना। तो ये हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ सोल्यूशन, और उसमें अज्यूम करता हूँ कि लेट L1 एंड L2 बी रिक्वायर्ड लाइन्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये अज्यूम किया, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि L1 एंड L2 क्या है, रिक्वायर्ड लाइन्स है, जिसका जॉइंट इक्वेशन हमको चाहिए, है ना। इधर अब हो क्या रहा है, ये L1 L2 ये पैरेलल है, किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है। अच्छा इसमें कितने आएंगे, इसमें तो 2 लाइन्स है, दोनों हिडन है ना। जॉइंट इक्वेशन डायरेक्टली दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सेपरेट इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं। तो अब लिखते हैं यहां पे गिवन लाइन्स इज, सो व्हाट इज द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, ऐसा लिखते हैं गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, है ना। सो व्हाट इज दैट, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसमें 2 लाइन्स हिडन है तो उसको सेपरेट करते हैं, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना हम लोग। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अभी 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3y आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग माइनस 3y कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से x प्लस 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या, 0। तो अब ये आने के बाद आफ्टर दिस हम लोग को सेपरेट इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 3y और सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो ये अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन
ऑफ लाइन्स आर। तो व्हाट आर दी सेपरेट इक्वेशंस? सेपरेट इक्वेशन क्या है? तो हमारा जो सेपरेट इक्वेशन होगा ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द अनदर लाइन? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो सेपरेट लाइन्स हैं। देखो अभी L1 और L2 इन दोनों लाइन्स को क्या है? पैरेलल है रेस्पेक्टिवली, है ना? तो हम लोग सिंपल सी चीज है, हम लोग अब लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिंस, पहले तो ऐसा लिख दो कि सिंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, ये मेंशन कर दो, आर पैरेलल टू किसको? x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा कौन सा लाइन है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। आप अच्छे से लिखना, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट लिखना विथ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इसके बाद अगर वो पैरेलल है तो देखो L1 का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट स्लोप ऑफ लाइन L1, ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू, किसके स्लोप को इक्वल होगा? वो x प्लस 3y को स्लोप को इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्लोप ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू 0। x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इस लाइन के स्लोप को इक्वल होगा और उसका स्लोप कितना आ जाएगा? -1/3। तो देखो इसका यूज करके ना हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? इक्वेशन ऑफ L1 विच इज पासिंग थ्रू, विच इज पासिंग, ये तो गिवन है ना हम लोग को, तो कहां से पास हो रहा है ये? विच इज पासिंग थ्रू 2, -1, 2, -1 से पास हो रहा है। क्या स्लोप है उसका? विथ स्लोप। सो व्हाट इज द स्लोप? -1/3 इज द स्लोप। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, सो ये क्या आ जाएगा? y माइनस y1, है ना? तो y1 यहां पे कितना? -1 है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। m का मतलब क्या? यहाँ पे -1/3 क्या है? x माइनस x1 मतलब कितना हो गया? वो 2। स्ट्रेट फॉरवर्ड में फॉर्मूला अप्लाई करो, बिकॉज ऐसे प्रीवियसली बहुत सारी प्रॉब्लम किए हैं हमने। तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है? इस 3 को भी हम लोग इधर लेके आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो ये -1 और यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 2। देखो सिंपल हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। 3y प्लस 3 हो गया इज इक्वल्स टू ये -x प्लस 2 आ गया, है ना? तो फाइनली इक्वेशन ऑफ L1 इज गोइंग टू बी x प्लस 3y, देखो ये 2 इधर आ गया तो 3 माइनस 2 मतलब +1 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आया अभी तक, वो भी किसका आया? ये L1 का। अब सिमिलर वे से हम लोग इक्वेशन ऑफ L2 भी निकालेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नाउ स्लोप, किसका स्लोप? L2 का। वो क्या होगा? वो इक्वल होगा, है ना, किसको? स्लोप ऑफ कौन सा वाला लाइन को? 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 को। तो 2x माइनस 3y, सो लिखता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इस लाइन को क्या होगा? वो स्लोप उसका इक्वल होगा। सो इसका आंसर आ जाएगा -a/b मतलब -2/-3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। देखो ये स्लोप ऑफ L2 आ गया हम लोग को। स्लोप ऑफ L2 आने के बाद सिमिलर वे जो हम लोग ने L1 के लिए किया वही हम लोग को L2 के लिए करना है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ किसका? L2। सेम वे विच इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? विच इज पासिंग थ्रू, सो इट इज पासिंग थ्रू 2, -1 with slope. What is the slope of L2? अभी निकाला हमने, वो कितना है? 2/3। तो फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? y माइनस y1, यहाँ पे y प्लस 1, m कितना है? 2/3, x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 आ जाएगा। सो दिस वुड बी 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, है ना? 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 साइड लाया। सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप अच्छे से रिअरेंज कर सकते हो, है ना? तो ये हम लोग को L2 का इक्वेशन आया, तो दिस इज इक्वेशन 2। बट हमें करना क्या है? हमें तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन चाहिए, L1 और L2 का। इसके लिए तो हमने उसको सेपरेटली निकाला है। तो अब हम सिंपल से काम कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं जॉइंट इक्वेशन इज, तो यहां पे लिखना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है?
ऐसा मैं लिख रहा हूं। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या आएगा x प्लस 3y कितना है प्लस 1, और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एंड लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। सो वी विल गेट x का मल्टीप्लिकेशन पहले सबके साथ करना है। सो ये आ जाएगा x इंटू 2x मतलब 2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 3xy, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 7x, है ना। फिर 3y को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, सो प्लस आ जाएगा 2 3 6xy, नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस 9y स्क्वायर, है ना, माइनस 9y स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस यह आ जाएगा 21y प्लस 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या आया अभी तक, ये हम लोग ने एक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया दोनों ब्रैकेट को। अब लास्ट एक स्टेप बाकी है फाइनल आंसर को। सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, देखो 2x स्क्वायर का एक ही टर्म है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी देयरफॉर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के बाद अब कौन सा टर्म xy का टर्म लिखते हैं, देखो माइनस 3xy यहाँ पे है और प्लस 6xy है, तो यह आ गया प्लस 3xy, ठीक है, 6xy माइनस 3xy। फिर x के टर्म लिख देते हैं माइनस 7x प्लस 2x, यह आ गया माइनस 5x, ठीक है। अच्छा उसके पहले अगर आपको लिखना है तो आप कौन सा टर्म लिख दो y स्क्वायर का, तो यह आ गया माइनस 9y स्क्वायर। नेक्स्ट अब लिखते हैं x का टर्म, x का टर्म तो पहले लिख दिया था, वो है माइनस 7x प्लस कितना 2x मतलब कितना आ गया वो माइनस 5x। फिर y का टर्म, व्हाट इज द y का टर्म, इट इज माइनस 3y एंड माइनस 21y मतलब माइनस 24y, एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमको आंसर आया है ये है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत मैंने थोड़ा सेफ डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है, बट आप इसको प्रॉपरली अच्छे से लिखिए तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। राइट इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स चेंज किया है ना, यहाँ पे 2 को -3 कर दिया है और यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ कंडीशन सेम है, पैरेलल, एवरीथिंग इज सेम। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो लिखेंगे लेट L1 एंड L2 बी रिक्वायर्ड लाइंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग लिखेंगे गिवन जॉइंट इक्वेशन। सो गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, सो व्हाट इज द इक्वेशन हियर, इट इज x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो लास्ट समय में क्या किया था, हमने इसको सेपरेट किया था, तो यहां पे देखो सेपरेट हो रहेगा, मल्टीप्लाई टू गेट -1 एंड ऐड टू गेट 1, ये सेपरेट नहीं हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सेपरेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली लास्ट सम का जो एग्जैक्ट प्रोसीजर था वो एग्जैक्ट प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज नंबर 4.1 में, उस प्रोसीजर से जाते हैं, सो तो भी चलेगा, विल गेट द आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा, अगर उस प्रोसीजर से करेंगे तो कंपेयर इट विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। सो इससे हम लोग को वैल्यू आ जाएगी किसकी, a की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, 2h की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू -1। तो इसका यूज करके हम लोग m1 प्लस m2 का वैल्यू लिखेंगे, -2h अपॉन b, what is -2h, it is 1 upon -1 which is equals to 1। नेक्स्ट आएगा m1 into m2 का वैल्यू, what is that, a upon b, a का वैल्यू 1 है, b मतलब ये आ गया -1। तो m1 plus m2 और m1 into m2 की वैल्यू आ गई। सो बाय गिवन कंडीशन इज व्हाट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब L1 and L2 आर पैरेलल, किससे पैरेलल है वो, ठीक है, आर पैरेलल टू इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, पैरेलल टू इक्वेशन 1। सो देयरफॉर अगर हमें स्लोप निकालना है, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। तो इससे हम लोग को स्लोप ऑफ L1 आ जाएगा,
स्लोप ऑफ L1, देखो ये जो लाइन है इसकी स्लोप M1 M2 है ना, सो स्लोप ऑफ L1 क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। एंड विच इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है ये, विच इज पासिंग थ्रू, कहां से पासिंग थ्रू है, 2,-3 से पास हो रहा है, ठीक है ना। सो अब इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। सो इक्वेशन ऑफ L1 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते थे। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ L1 आ जाएगा ना। तो फॉर्मूला इज व्हाट, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1, या m यहां पे लिखेंगे x माइनस x1, ये जनरल फॉर्मूला है इसके लिए। अब y1 की वैल्यू देखो कितनी है, -3 है, m का जगह पे m1 लिख दिया, x माइनस 2 हो गया। सो दिस इज नथिंग बट y प्लस 3 is equals to m1 into x minus 2. So therefore this can be written as m1 into x minus 2 minus y plus 3 is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन ऑफ L1 आया। देखो सबका प्रोसीजर, सबका मेथड सॉल्व करने का अलग अलग होता है। कुछ लोग ये सब पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं m1 अंदर, सो बट ये इजी वे है, तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। अब सिमिलरली मैं लिख रहा हूं, सिमिलरली हम लोग इक्वेशन ऑफ L2 लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ L2, देखो इक्वेशन ऑफ L2 में स्लोप, सिर्फ स्लोप ही चेंज है, बाकी सब तो सेम है। स्लोप ऑफ L2 लिख देता हूं पहले m2, सो देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज, सिमिलरली इसको निकाल देता हूं, यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज, सो व्हाट इज द इक्वेशन, वो हो जाएगा m2 इंटू x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमको तो जॉइंट इक्वेशन चाहिए L1 और L2 का, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप लिखेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, सो बाय यस, यहां मल्टीप्लाई लिख दो आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट M1 इंटू कितना, x माइनस 2 माइनस y प्लस 3, ये एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, दैट इज m2 इंटू x माइनस 2 माइनस से y प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 0। दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इनटू दिस इज नथिंग बट वी कैन राइट, देखो मैं इसको थोड़ा और अरेंज करता हूं, सो इट इज नथिंग बट m1 इंटू m2 x माइनस 2 द होल स्क्वायर, है ना। फर्स्ट टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन हुआ, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 y प्लस 3 इंटू कितना, m1, ठीक है। अब क्या करना है, अब y प्लस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस आ गया, ये हो गया x माइनस 2 y प्लस 3 इंटू कितना, m2, ये माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस, ये आ गया y प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो अभी सिंप्लीफिकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट m1 इंटू m2, देखो m1 इंटू m2 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। और x माइनस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड भी कर देते हैं, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देख लो ये जो दो टर्म दिख रहा है, यस कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसमें ये दो टर्म क्या है, कॉमन है, तो हम लोग माइनस x माइनस 2 और y प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं। अगर आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में आपके क्या आएगा, सो एक जगह पे तो m1 बचेगा, प्लस आएगा, देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, m2, ये आ गया कॉमन, है ना, इन दोनों टर्म में से। आपको नहीं समझ रहा है, आपकी नोटबुक में आप थोड़ा रफ वर्क करो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस, इसको भी एक्सपांड कर देता हूं, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सो दिस वुड बी, माइनस को अंदर ले लेते हैं, ये हो गया माइनस x स्क्वायर, ठीक है। या तो एक काम कर देते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 कर देते हैं, तो ये माइनस निकल ही जाएगा, ठीक है। देखो आपके ऊपर है, आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, जरूरी नहीं कि जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं वही आप भी करो, ऐसे इसके बाद तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए और बाद में क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, सो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं -1 और ये -1 तो गया, तो सिर्फ x स्क्वायर माइनस 4x
+4 बच गया यहाँ पे। इस ब्रैकेट के पहले देखो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये आ जाएगा xy प्लस 3x, ठीक है ना। फिर -2y और -6। देखो ये माइनस सिर्फ प्लस बना है, ब्रैकेट को एज इट इज मल्टीप्लाई किया है। अब बाद में क्या है, m1 प्लस m2 है, और m1 प्लस m2 की वैल्यू देखो अपने पास कितनी है, 1 है। तो आप यहीं पे मैं थोड़ा जगह बना के लिख दो, प्लस इंटू 1 लिख दिया। सो लास्ट में जो टर्म है उसमें -1 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। सो इट वुड बी -y² -6y -9 इक्वल टू 0। अब देखो फाइनल आंसर के लिए एक स्टेप दूर है हम लोग। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है ना, तो उसके अंदर x² xy और -y² मतलब तीन टर्म्स, x² का, xy का और y² का सेम एक्सप्रेशन आता है, एज इट इज आता है। आप देख सकते हो, इवन ये चीज आप नोटिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में भी पैरेलल है, तो x² का टर्म, xy का टर्म और y² का कोएफिशिएंट एवरीथिंग विल बी सेम। क्या डिफरेंस आएगा, तो उसके बाद के टर्म्स मतलब x, y और कांस्टेंट का टर्म। देखो ओवरऑल ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, मैंने थोड़ा इसको अलग मेथड से किया, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट में आप ड्रॉप करिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। सी पर्पसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना क्या है, वी हैव टू शो दैट the equation 2x² minus xy minus 3y² minus 6x plus 19y minus 20 equal to 0 represent pair of lines। देखो जब इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस करता है या नहीं करता है, उसका कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था वो डिटरमिनेंट वाला, राइट, वो हाई-फाई गर्ल वाला, या फिर वो abc + 2fgh minus af² minus bg² minus ch² equal to 0 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको h² माइनस ab की वैल्यू निकालनी है, ये पहला स्टेप होता है। अगर h² माइनस ab का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, या तो फिर वो जो एक्सप्रेशन बोला मैंने abc + 2fgh वाला वो सॉल्व करना है। लेकिन अगर h² माइनस ab की वैल्यू लेस देन 0 आई तो वहीं पे प्रॉब्लम को स्टॉप कर देना है और कंक्लूजन देना है कि लाइन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, h² माइनस ab का वैल्यू, तो वो पहले हम लोग को करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है उसको कंपेयर कर लेते हैं उसके जनरल फॉर्म के साथ। तो देखो कैसे सॉल्व करना, क्या स्टेप्स है, तो एकदम ध्यान से देखना है तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। इट इज गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो वो क्या है, 2x² माइनस xy माइनस 3y² माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो लेट अस कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, आपको तो जनरल फॉर्म भी पता है, बाट होना चाहिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, इट इज 2, 2h की वैल्यू आ गई -1 है ना, फिर b का वैल्यू आ गया -3, 2g का वैल्यू है -6, 2f का वैल्यू है कितना 19, और लास्ट में जो c है, c की वैल्यू कितनी है, इट इज -20 है ना। लेकिन देखो अभी जो अपना 2h है या 2g है या 2f है, इन लोग से आप उसके सेपरेटली वैल्यूज निकालो, मतलब 2h से आप h निकाल दो, h को आप -1/2 लिखो, और यहां से g लिख दो -3, f को लिख दो 19/2, और चलो c कहीं पे भी लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं तो बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको क्या निकालना है, h² माइनस ab, तो वो पहले निकाल देते हैं। सो अब h² माइनस ab की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, इट इज -½ का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू कितना है 2 और b कितना है -3। सो दिस इज नथिंग बट 1/4 प्लस कितना हो गया, ये 6 हो गया ना, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 21 प्लस 24, ठीक है। तो चलो वैसे लिखता हूं, एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन कितना हो गया 4, मतलब ये आ गया 25/4। आप देख सकते हो ये क्या आया, ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने बताया था।
अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो ही आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। चांसेस है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस। सो लेट अस चेक दैट डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट यूज करो या वो एक्सप्रेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन होता है, तो मैं डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूं। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक whether this equation represent pair of lines or not. So what is that expression? Do you remember? It is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square। ठीक है, यह हमारा कंडीशन है। इसको इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते डायरेक्टली, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके 0 आया तो वो पेयर ऑफ लाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो लेट अस सॉल्व। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी का वैल्यू है -20 प्लस 2FGH। 2 एज इट इज लिखा। देखो एफ की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द एफ का वैल्यू 19/2, राइट। फिर जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, इट इज -3, है ना। फिर एच की वैल्यू है -1/2। फिर ये आने के बाद 2FGH होने के बाद क्या है हमारा -AF²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? एफ की वैल्यू कितनी है 19/2 का स्क्वायर माइनस कितना BG²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू है -3 और फिर वो G² है, मतलब -3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है सी का वैल्यू कितना है, C is -20, so I'm writing here -20 and H is what -half, वो भी -half का स्क्वायर आएगा वहां पे। अच्छा, ये सब होने के बाद तो सिंपली इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये टोटली कितना हो गया 120 हो गया ना, पॉजिटिव 120 है ना, 2 3 6 × 20 है ना। फिर यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, माइनस और माइनस है मतलब प्लस होगा। 19 3 कितना हो गया 57, मतलब ये हो गया +57, राइट। अपॉन कितना आ गया 2, ये पूरा क्लब करके मैंने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला टर्म लिखने वाला हूं, तो ये देखो ये डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस है 19 का स्क्वायर हो गया 361 अपॉन 4, मतलब 4 है तो 2 से 4 को भी कट कर दिया, ये आ गया 361 अपॉन 2। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और बहुत सीधी चीज है तो आप खुद से सॉल्व करो इसे। ये देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू कितना 3, मतलब 27। अब लास्ट में बच गया ये -1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 है, यहाँ पे 20 है, तो ये आगे जाके प्लस कितना हो गया 5। See, so it would be 120 plus 27 plus 5, मतलब कितना हो गया वो 152। See, here it is larger number is what -361 वाला, right? So माइनस लिख रहा हूँ 361 minus 57, इसका मतलब हो गया 304 upon 2। So this would be 152 minus 2 1 5 and 2 मतलब फिर से कितना आ गया 152। So this is equal to कितना आ गया 0। देखो इसको पूरा सॉल्व करने पे ये 0 आया। Now we can write therefore given equation represent pair of lines। So see, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि h² माइनस AB का वैल्यू निकालना कंपलसरी है। इफ h² माइनस AB का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ही आपको ये पोर्शन, ये पार्ट सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये सेम चीज जो मैंने यहाँ पे सिखाया, नाउ सेम थिंग आई एम गोइंग टू टीच हियर इन दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। बट सी यहाँ पे कंडीशन टोटली चेंज है। यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। क्या डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस? सो फर्स्ट थिंग इज द कॉमन, ये आपको सॉल्व करना ही है h² माइनस AB का वैल्यू। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर जैसे वहां पे किया था। सो व्हाट इज दैट, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, so what is that? It is x² plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0। क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ना। सो कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 के साथ। देखो a की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी 1, 2h की वैल्यू आ गई 2, मतलब h की वैल्यू हो गई 1,
बी का वैल्यू 2 है, टू जी का वैल्यू कितना 2, राइट? तो जी की वैल्यू 1 हो जाएगी। टू एफ की वैल्यू कितनी है 2, तो एफ का वैल्यू भी 1 होगा। एंड आफ्टर दिस सी का वैल्यू लिखना है, तो सी की वैल्यू कितनी है वो 1। ये हम लोग ने सिंपली कंपेयर किया। यहाँ पे प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। या तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पहले निकालो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आई तो ये पूरा सॉल्व करो, ठीक है? तो देखते हैं, लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 नहीं आया तो वहीं पे यस पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम लोग लिखते हैं, सो हियर सबसे पहले जो कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी की वो हम लोग निकालते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच हियर? इट इज 1 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू देखो कितनी है 1, बी का वैल्यू कितना है 2, सो दिस वुड बी 1 माइनस 2। ये देखो इधर पे ये कितना आ गया -1। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 आया। सो इट मीन्स इसके आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है? तो यहां पे लिख सकते हैं hence proved that equation does not represent pair of lines. So I hope you understood question number 2 and 3. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। सी उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया है आपको, ये भी आप सॉल्व करो और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है वहां पे आप उसे अपलोड करो, ठीक है? सो आफ्टर दिस आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सी हियर व्हाट वी हैव टू डू, सो दैट 2x square plus xy minus y square plus x plus 4y minus 3 equal to 0 represents pair of lines. Also find acute angle between them. देखो यहाँ पे फिर से वही चीज रिपीट हुई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज acute angle between them, वो एक्स्ट्रा चीज हमें निकालनी है। तो जो हमारा स्टेप है वो कॉमन है, जो पहले हमने पहले के प्रॉब्लम में सॉल्व किया था वैसे इसमें भी करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज आपको लिखनी है गिवन इक्वेशन। सो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन हियर? इट इज 2x square plus xy minus y square plus x plus 4y minus 3 equal to 0. Now we are going to compare it. इसको हम लोग compare करेंगे। Compare it with किसके साथ? So ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो therefore a का वैल्यू कितना आ गया 2 एंड 2h की वैल्यू आ गई 1, b का वैल्यू है -1, 2g का वैल्यू है 1, ठीक है ना? देखो h की वैल्यू को और आगे लिख देते हैं 1/2 और g की वैल्यू को भी 1/2 लिख देते हैं ना, 2 उधर गया। अच्छा g के बाद अब 2f का नंबर आया। सो 2f का वैल्यू क्या है 4, सो वी हैव रिटन हियर यस 4। सो f की वैल्यू आ गई 2 एंड आफ्टर दैट c बच गया है। सो c की वैल्यू कितनी है -3। और सी यू ऑल नो कि पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू निकालना, तो निकालते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू। सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h हियर? h की वैल्यू है हाफ, तो मैंने लिखा इधर हाफ का स्क्वायर माइनस a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 2 और b कितना है हमारे पास -1। देखो ये आ गया 1/4 प्लस कितना आ गया 2, मतलब ये हो गया 9/4, ठीक है? सो नाउ यू कैन नोटिस कि ये जो 9/4 है वो ग्रेटर देन 0 है। अब h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर लाइंस अब हम लोग क्या करना चाहिए? नाउ फाइनल जो कंडीशन है वो हमें देखना चाहिए वेदर दैट इज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो पेयर ऑफ लाइन्स है, नहीं हुआ सो ये इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। बट यहां पे प्रूफ करना है तो कंपलसरी होगा ही, ठीक है ना? abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, राइट? इसे सॉल्व करना है, इसको इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें वैल्यू डालनी है
और देख रहे हैं whether it is equal to 0 or not. So a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2. What is the value of b? b is -1. c का वैल्यू देखो कितना है? c is there in the end, it is -3 है ना. फिर +2. f, what is f का वैल्यू? It is 2. g की वैल्यू कितनी है? हाफ. नेक्स्ट इज h, what is h का वैल्यू? It is again हाफ है ना. फिर आ गया -af का स्क्वायर. सो व्हाट इज a is 2 and f is 2, so it is 2 स्क्वायर. -b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू इज -1 है ना. फिर g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू इज हाफ, सो वी आर राइटिंग हाफ का स्क्वायर. लास्ट है ch स्क्वायर. व्हाट इज c का वैल्यू? c इज एट द एंड, तो कितना है? वो -3 है. और h की जो वैल्यू है that is half, so I'm writing half का square. So let us solve it. So it is 2 into -3, right, into -1. तो ये आ गया +6. इधर में देखो 2, ये 2 कैंसिल हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया, मतलब +1 आ गया. यहाँ पे माइनस लिखा, 2 का स्क्वायर 4 2 8, मतलब -8 हो गया. इधर पे हम लोग प्लस लिख देते हैं है ना. और ये सिर्फ बच गया यहाँ पे 1/4. यहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा ये. तो फाइनली 6 + 1 मतलब 7 - 8 प्लस देखो 3/4 प्लस 1/4, इसका मतलब हो गया 4/4. एंड दिस इज नथिंग बट 1 - 1 + 1 विच इज इक्वल टू 0. देखो प्रूव हो गया, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लाइंस या इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. आप इधर कंप्लीट लिखना, ऐसा मत लिखना, ठीक है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, वो है एक्यूट एंगल का. सो एक्यूट एंगल की फॉर्मूला हम सबको बाहर थे, राइट. सो हम लोग अभी लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं मैं, एक्यूट एंगल. एंड इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b. देखो इसमें सबसे बहुत अच्छी चीज है कि हमने पहले h² माइनस ab की वैल्यू 9/4 निकाली है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो ये आ गया 2 रूट ऑफ 9/4 अपॉन a प्लस b. सी a का वैल्यू इज 2 एंड b का वैल्यू इज -1. तो यहाँ पे 2 + -1 आएगा, मतलब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 - 1. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 × 3/2 है ना, रूट से बाहर आ गया वो, और डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3. बट हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया? 3. तो ये हमारा थीटा मतलब एक्यूट एंगल आ गया. सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है. So now question number 5. See here we have to find a separate equation of joint equation. देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बट आप क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना. थोड़ा इसके एक्सप्रेशन थोड़े वास्ट है. देखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आपने 11th में लोकल चैप्टर में पढ़ा था, बट आप टेंशन मत लो, आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं. आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक का नाम भी ना लूं और पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है. बट उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट इट. देखो बहुत सिंपल सी चीज है. हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको x - 2 दिख रहा है, x - 2 दिख रहा है, y + 1 दिख रहा है, y + 1 दिख रहा है. सो विल डू वन थिंग, हम लोग जो रिपीटेड एक्सप्रेशंस है, ठीक है, उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. डायरेक्टली मैं सोल्यूशन लिखता हूं. मैं लिखता हूं लेट, जो हमारा x - 2 है उसको मैंने कैपिटल X ले लिया, और y + 1 है उसको मैंने कैपिटल Y ले लिया. सो अवर इक्वेशन बिकम्स, मैं लिखता हूं इक्वेशन बिकम्स, ठीक है. सो क्या हो जाएगा इक्वेशन? इट इज गोइंग टू बी x² - 3xy + 2y² इज इक्वल टू 0. देखो अभी सिंपल इसको फैक्टराइज करना है. आपको मल्टीप्लाई टू गेट 2 चाहिए, ऐड टू गेट 3 चाहिए, है ना. 2 1s are. So this would be x² - 2xy - xy + 2y² इज इक्वल टू 0. अब करना क्या है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लो. सो अगर आप x कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा इधर? x - 2y आ गया. देखो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो -y कॉमन ले सकते हो.
सो -5 कॉमन लिया तो फिर से ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 2y। बहुत बेसिक चीज है। अब दोनों में से x माइनस 2y को कॉमन ले लो, तो दिस इज नथिंग बट x माइनस y, है ना, इज इक्वल टू 0। देखो ये एक सेपरेट तो आ गया, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि कैपिटल X और कैपिटल Y का जो सेपरेट इक्वेशन अगर आएगा तो वो क्या आएगा, सेपरेट इक्वेशंस, यस, कॉमा लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो अभी इसमें कैपिटल X कैपिटल Y में आप ये वैल्यूज डाल दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय री सब्स्टिट्यूशन। सो कैपिटल X की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 2 लिख सकते हैं, राइट, -2 लिखा और कैपिटल Y की जगह पे y प्लस 1 लिख दिया इक्वल्स टू 0। सो इट वुड बी x माइनस 2 माइनस 2y माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो सेपरेट इक्वेशन में एक आंसर दिया है। अब सेकेंड वाला क्या आएगा, एंड कैपिटल X, व्हाट इज कैपिटल X का वैल्यू देयर, इट इज x माइनस 2 वंस अगेन, माइनस लिखा, कैपिटल Y की जगह पे y प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी, हम लोग यहाँ पे लिखना चाहिए एंड फिर बाद में हो गया ये x माइनस 1, है ना, ये पता है माइनस अंदर गया तो -1 हो गया, तो -2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, -3 इक्वल टू 0। तो देखो मैंने जिसको बॉक्स में डाला है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपको फाइनल आंसर लास्ट में लिख देना चाहिए। क्या लिखेंगे, सेपरेट इक्वेशंस आर, ठीक है, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बहुत सिंपल चीज है। इन द सेम वे आई रिकमेंड कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, बट आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर क्रॉस वेरीफाई करिए, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। सो सी इसमें भी सेम फिर से वही करेंगे हम, जो रिपीटेड टर्म है स्मॉल x प्लस 1 उसको ले लिया कैपिटल X और y माइनस 2 को ले लिया कैपिटल Y। सो इक्वेशन बिकम्स, है ना, सो इक्वेशन क्या बनेगा, वो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 30, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए, 1। इससे कौन से दो टर्म है, तो 6 5 तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 10x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5xy, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सो वी कैन टेक 2x कॉमन। तो 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5x प्लस कितना, 3y, है ना, ये कैपिटल Y है। और उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, ओनली y कॉमन ले सकते हो, माइनस y, तो माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना, 3y इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी 5x, ये कैपिटल X है, 5x प्लस 3y, और उसके बाद जो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा, सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से, सेपरेट इक्वेशंस आर। तो क्या है सेपरेट इक्वेशंस, इसका 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला होगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो फिर से सेम चीज करेंगे, बाय री सब्स्टिट्यूशन, बाय री सब्स्टिट्यूशन आप कंप्लीट लिखना, 5 लिखा, कैपिटल X का मतलब x प्लस 1 है, प्लस 3, और कैपिटल Y का मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी 5x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इज 5x प्लस 3y, 5 माइनस 6 का मतलब हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0। सी देखो एक सेपरेट इक्वेशन ये आया। अब सेकेंड वाला भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2, देखो कैपिटल X की वैल्यू अपने पास x प्लस 1 है, वो लिखा माइनस y मतलब y माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू 0। सो दिस वुड बी 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस इज नथिंग बट, आप कंप्लीट अच्छे से लिखना, 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अनदर सेपरेट इक्वेशन। तो आप फिर से इसका फाइनल आंसर जो है लिख सकते हो, आपको लिखना है सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, है ना, कॉमा क्या है वो, 5x प्लस
3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड क्या है 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. सो प्लीज कॉपी इट डाउन. So now we'll start question number 6. Here what we have to get is the value of k if the equation represent pair of lines. तो यहाँ पे pair of lines represent कर रहा है. कभी भी अगर कोई इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब उसका नेसेसरी जो कंडीशन है वो डिटर्मिनेंट वाला या फिर वो एबीसी प्लस 2fgh वाला वो इक्वल टू 0 गिवन होता है. ठीक है, तो उसका यूज करके हमें k का वैल्यू निकालना है. तो लेट अस सी हाउ टू डू इट. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयर इट विथ, तो किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy है ना, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ. तो इससे हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3. 2h की वैल्यू जो है वो 10 है तो h की वैल्यू 5 हो गई. b की वैल्यू 3 लिख दिया. फिर 2g. देखो यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है. ठीक है ना, तो इसके 2g की वैल्यू 0 हो गई और जिससे कि हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 0. अब आप देखो डायरेक्टली 2fy मतलब y का टर्म है तो 2f की वैल्यू 16 है तो f की वैल्यू होगी 8 और c की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं k. तो ये सब वैल्यूज तो आ गई, बट इसका यूज करके k निकालना है. तो देखो नेसेसरी कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं मैं, नेसेसरी कंडीशन दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. तो वो क्या नेसेसरी कंडीशन है, इट इज एबीसी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो यहां पे हम लोग को इक्वल टू 0 करके ही लिखना है. जब प्रूफ करना होता है ना कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, तो वहां पे हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं. ठीक है, वहां पे इक्वल टू 0 लाना होता है, बट यहां पे इक्वल टू 0 लिखना है बिकॉज इट इज गिवन. अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज हमको इसमें डालनी है. तो a का वैल्यू है 3, देखो b की वैल्यू है 3 वंस अगेन, c का वैल्यू है हमारे पास k. ठीक है, प्लस लिखा 2fgh. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, इट इज 8. g की वैल्यू देख लो 0 है ना. फिर h की वैल्यू कितनी है, देखो वो 5 है. ठीक है, लिख दिया. नेक्स्ट a की वैल्यू कितनी 3 है, f की वैल्यू कितनी है 8 है तो लिखा 3 इंटू 8 का स्क्वायर. अब उसके आगे देखो ये तो af स्क्वायर लिखा, फिर माइनस bg स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट इज 3. फिर g है तो g की वैल्यू तो 0 है तो बहुत अच्छा. फिर बाद में bg स्क्वायर के बाद ch स्क्वायर लिख रहा हूं मैं तो k लिखा और h की वैल्यू कितनी है 5 है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0. तो इसको सिंपली हम लोग को सॉल्व करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस में बहुत इजी है. तो इट इज 3 3 9 k आ गया इधर है ना. बाद में ये तो पूरा टर्म 0 हो गया. नेक्स्ट इधर कितना आ जाएगा तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 है ना. 3 4 3 मतलब कितना आ गया 192 हो गया ये. ओके, और यहां पे आ जाएगा माइनस 25k इज इक्वल टू 0. सो 9k माइनस 25k कितना आ गया, ये माइनस 16k इज इक्वल्स टू 192. सो फाइनली k इज इक्वल्स टू 192 अपॉन माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू माइनस 12. तो ये हमें फाइनल आंसर आया. k का वैल्यू कितना आ गया माइनस 12. ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब देखो जैसे ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसमें सिर्फ ये कंडीशन आपको बाहर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं. द सेम वे वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो. मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप खुद सॉल्व कर लो और मेरे सॉल्व करने के बाद आप आंसर क्रॉस वेरीफाई करो, सो दैट वुड बी मोर बेटर. वैसे मैं देखो सॉल्व करके तो दे ही रहा हूं. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसे कंपेयर करूंगा. देखो इस पहले अच्छे से नोटिस कर लो, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, बाकी सारे टर्म्स दिख रहे हैं. तो कंपेयर करते हैं तो पूरा आइडिया आ जाएगा. इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसके साथ हमको कंपेयर करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सो a का वैल्यू आ गया, सॉरी a तो है ही नहीं ना, इधर x स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं,
तो 0 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के बाद देखो एक्स वाई और एक्स वाई का टर्म है, तो 2h की वैल्यू कितनी आ गई, k, तो जिससे हम लोग h की वैल्यू लिख सकते हैं k/2। देखो फिर से वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है उसमें, इसके लिए वहां की वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। फिर x का टर्म है सीधा 2gx, यहाँ पे 10x है, सो 2g की वैल्यू हो जाएगी 10, जिसका मतलब होगा 5। नेक्स्ट है 2f का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2f, इट इज 6। सो f की वैल्यू देखो, अगर 2f की वैल्यू 6 होती है, सो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं c का वैल्यू कितना 4। अच्छा, ये सब वैल्यूज आने के बाद फिर से सेम चीज हम लोग लिखेंगे, सेम थिंग वी हैव टू डू, विल राइट हियर देयरफॉर नेसेसरी कंडीशन, है ना। नेसेसरी कंडीशन, किसका नेसेसरी कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं, दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट pair of lines. So what is the condition for that? Again, once again the same formula, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यूज हमारे पास है इसमें डाल देंगे। देखो A इंटू बी इंटू सी, ए की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, तो A की वैल्यू 0, तो मैं पूरा का पूरा डायरेक्टली 0 ही लिख देता हूँ, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। प्लस लिखा 2, f की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो 3 है। फिर g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, इट इज 5। देखो h की वैल्यू कितनी है, k/2, तो यहां पे मैंने लिख दिया k/2। नेक्स्ट आता है माइनस af स्क्वायर, सी a की वैल्यू 0 है तो 0 ही लिख देते डायरेक्टली। bg स्क्वायर, देखो वंस अगेन b भी 0 है तो वो भी 0 लिख दिया। c की वैल्यू कितनी है 4, राइट, तो लिखा इधर 4। h का मतलब क्या है k/2, तो यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं k²/4 इज इक्वल टू 0। देखो 4 और 4 कट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, देखो सिर्फ 2 ही टर्म है काम का, एक ये वाला और एक लास्ट वाला। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, देखो ये 2 और 2 भी कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 15k माइनस k² इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट k कॉमन ले लिया, 15 माइनस k इज इक्वल टू 0 आ गया। सो k की वैल्यू 0 आ सकती है, या तो फिर k की वैल्यू कितनी आ सकती है 15। देखो ये आपको समझ में आना चाहिए ना, 15 माइनस के इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू 15 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा, लेकिन अब दोनों में से कोई एक वैल्यू थी, दोनों राइट है, उसको भी देखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिए। अब देखो अगर k की वैल्यू 0, रैंडमली हम लोग इक्वेशन को देखते हैं। अब इक्वेशन को नोटिस करोगे तो एक्स वाई के टर्म के साथ देखो k है, तो अगर 0 हो जाता है k की वैल्यू, तो ये एक्स वाई का टर्म तो पूरा एब्सेंट हो जाएगा। तो आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, वो तो पेयर ऑफ लाइंस होगा ही नहीं, जॉइंट इक्वेशन होगा ही। सो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। आप यहां पे लिख दो k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सिंस kxy यस प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या नहीं करेगा वो, विल नॉट रिप्रेजेंट जॉइंट इक्वेशन, है ना, या पेयर ऑफ लाइंस, जो भी है वो हम लोग लिख सकते हैं। अब देयरफॉर फाइनली हम लोग k का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15। ये हमारा k का फाइनल आंसर हुआ। So now students, I'm going to start question number 7. See, it is similar type of question. तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड p and q if इक्वेशन px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q equal to 0 represents pair of perpendicular lines। देखो जो k वाला क्वेश्चन किया है ना, उसी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक साथ दो कंडीशंस दिया है। एक तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, along with that the lines are perpendicular। देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था वो पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करने आ जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले आप एक बार सॉल्व कर लो और एट द एंड आप आंसर क्रॉस वेरीफाई करो, तो ज्यादा बेटर होगा। देखो मैं इसको बहुत एलॉबरेटली एक्सप्लेन कर देता हूं। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, हम लोग इक्वेशन जो दिया है वो लिख देंगे। गिवन इक्वेशन इज, so what is the equation? It is px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q is equal to 0। अब क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है ना, तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इट विथ
किसके साथ कंपेयर करना है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो देखो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को वैल्यूज आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई p, फिर 2h का वैल्यू हो गया -8, मतलब h का वैल्यू -4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है b की वैल्यू कितनी हो गई 3। नेक्स्ट 2g है, 2g का वैल्यू 14, तो g का वैल्यू हम लोग 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2f की वैल्यू 2 है, तो f की वैल्यू 1 हो सकती है, और c एट द एंड कितना आ गया q। तो ये सब वैल्यूज लिख दिया। अब सिंपल सी चीज है, लाइंस परपेंडिकुलर है, उसका कंडीशन छोटा है, आपको याद है व्हाट इज दैट? a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखना है सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, so therefore we know that it is a plus b is equal to 0। तो ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू p है, और b का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, राइट? सो b का वैल्यू 3 है, सो दिस इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो देखो एक वैल्यू हमें आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालना है। सो नेक्स्ट किसका वैल्यू निकालना है? q का। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? देखो फर्स्ट के लिए हमने यूज किया लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब along with this they have also given that lines represent pair of lines, तो हमें उसकी नेसेसरी कंडीशन मालूम है, तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, so therefore we have that condition that abc plus 2fgh minus af square minus bg square माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे इक्वल टू 0 करके लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? देखो a की वैल्यू क्या है? p, और p की वैल्यू तो ऑलरेडी आई है। यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज a इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू -3, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो a और p दोनों सेम है, तो मैं a की जगह पे क्या लिखने वाला हूं? -3 लिखने वाला हूं डायरेक्टली, ठीक है। b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? p की वैल्यू देखो अपने पास 3 है। नेक्स्ट है कांस्टेंट, मतलब c की वैल्यू तो q है ना। फिर प्लस लिखा 2f का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? f की वैल्यू 1 है, इनटू g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? इट इज 7, ठीक है। नेक्स्ट h है, व्हाट इज h? इट इज -4। फिर बाद में आता है -af स्क्वायर, सो व्हाट इज a का वैल्यू? a का वैल्यू इज p, ठीक है, सो p लिख दिया। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास? f का स्क्वायर लिखना है हम लोग को, तो दैट इज 1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया af स्क्वायर। नेक्स्ट है -bg स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू कितनी है? 3। नेक्स्ट g का वैल्यू कितना है? 7 -ch स्क्वायर, ठीक है। तो c की वैल्यू कितना अपने पास? देखो c की वैल्यू तो q है और h उसके साथ है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h इज -4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वहां पे q लिखा और फिर h की जगह पे -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सिंपली हम लोगों को तो वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को? q का। p का ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको पूरा सॉल्व करना है। सो इट वुड बी -3 × 3 × q, मतलब ये आ गया -9q। नेक्स्ट क्या है? 2 7s are 14 × -4, मतलब ये हो गया -56, राइट? -56 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो p का वैल्यू अब रिप्लेस कर देते हैं उसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया, और 1 का स्क्वायर तो ठीक है 1 होता है वो। यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब 49 × 3 मतलब -147, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आ गया? यहाँ पे -4 का स्क्वायर मतलब 16 है, तो ये हो गया -16, q इज इक्वल टू 0। सो इट वुड बी -16q -9q, इसका मतलब हुआ -25q। सो एंड -56, देखो ये +3 है, राइट। चलो एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज -25q एंड दिस इज -56 + 3 मतलब -53 एंड -147, इसका मतलब ये हो गया -200 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हो जाएगा -25q इज इक्वल्स टू 200। सो q इज इक्वल्स टू और -q इक्वल्स टू anywhere, yes we can write, तो ये आ गया 200 अपॉन -25, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू -8। ये आ गया हम लोग को q का वैल्यू।
सो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P का वैल्यू कितना आया था -3 और Q की वैल्यू कितनी आई है -8. सो दिस इज व्हाट आवर आंसर. ठीक है. सो प्लीज आप अच्छे से एक बार समझ लो और उसके बाद लिख दो. So now we will be solving question number 8. See, it is find P and Q if equation 2x square plus 8xy plus py square plus qx plus 2y minus 15 equal to 0 represent pair of parallel lengths. देखो ये क्वेश्चन और प्रीवियस मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस क्या है, वहां पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है, बस ये डिफरेंस है. यस, तो इसको सॉल्व करने का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा. सी द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हम लोग को कंपैरिजन करना है, तो हम लोग लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज. सो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? इट इज 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस py स्क्वायर प्लस qx प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. क्या करना है, इसको हमें कंपेयर करना है. ठीक है ना. सो कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? उसके जनरल इक्वेशन के साथ. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे. सो कंपेयर करेंगे तो हम लोग को वैल्यूज आ जाएगी. a की वैल्यू आएगी 2, नेक्स्ट है 2h का वैल्यू आ गया 8, नेक्स्ट b का वैल्यू p आएगा, 2g का वैल्यू तो q आ जाएगा. देखो g की जो वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं q/2. ठीक है ना. नेक्स्ट है 2f. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2f? इट इज 2. f की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू तो -15 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो ये c का वैल्यू आ गया. तो देखो सारे वैल्यूज हम लोग के पास आ गए. आफ्टर गेटिंग ऑल वैल्यूज, अब क्या करना है, अब हम लोग को सिंपल, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर के लिए क्या था, यहाँ पे पैरेलल लाइंस. तो आपको याद होना चाहिए कि इफ लाइंस आर पैरेलल, सो व्हाट इज द कंडीशन? डू यू रिमेंबर? क्या है वो? h square minus ab is equal to 0. So that is the condition if lines are parallel. तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, h square minus ab is equal to 0. So what is the value of h? देखो 2h 8 है तो h क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ठीक है ना. So मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 4 square minus a into b. See, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू तो p है. It is equal to 0. So this is nothing but 16 is equals to 2p. So p is equals to 16 upon 2. और फाइनली हम लोग के पास p की वैल्यू आ गई. What is the value of p? It is 8. देखो p का वैल्यू आ गया. बहुत सिंपल था. अब सेम वे, सिमिलर वे से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइंस, सॉरी इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. तो पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट करता है. सो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा कंडीशन, वो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. यस. सो व्हाट इज दैट नेसेसरी कंडीशन? हम लोग लिखना चाहिए यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन दैट लाइंस आर और इक्वेशन रिप्रेजेंट, दैट वुड बी मोर बेटर, इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है. तो उसका कंडीशन क्या है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हमको सी में जो वैल्यूज है वो उसमें डालनी है. देखो a की वैल्यू कितनी है? 2, तो लिख दिया 2. b, व्हाट इज b का वैल्यू? इट इज p. सो लेट अस राइट दैट. अच्छा, p ऑलरेडी आया है तो आप वहां पे ऐसा लिख भी सकते हो कि p इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 8, है ना. तो ज्यादा बेटर होगा. तो b की जगह पे आप डायरेक्टली 8 लिख दो, है ना. फिर c है, सो c की वैल्यू तो -15 है. सो लेट अस राइट दैट. नेक्स्ट है प्लस 2fgh. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? ये देखो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया. g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? इट इज q/2. देखो यहाँ पे ये q है जो हमें निकालना है. नेक्स्ट है h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? इट इज 4, है ना. अब नेक्स्ट आ जाता है ये पूरे स्क्वायर वाले टर्म्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस af स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट्स 2. फिर f की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू p है. नेक्स्ट g की वैल्यू तो q/2 है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ q स्क्वायर बाय 4. ठीक है. अच्छा, p को भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं. p को हम लोग डायरेक्टली 8 लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग को पता है वो. नेक्स्ट आ जाएगा ch स्क्वायर. व्हाट इज c? दैट इज -50. तो -15 लिखा.
h की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h की वैल्यू देखो 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना, सो दिस इज नथिंग बट 2 8 जा 16 इंटू माइनस 15, मतलब 16 5 जा 80 है ना, कैरी 8, 16 1 जा 16 प्लस 8 मतलब कितना आ गया 240 आ गया टोटल है ना। ये माइनस है तो माइनस साइन भी डाल दिया। यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो इट वुड बी व्हाट प्लस 4 क्यू हो गया वो। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 सी इट इज 4 2 जा मतलब माइनस 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है और 16 इंटू फिर से कितना करना है 15, मतलब वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी, देखो ये यहाँ पे भी वही था राइट, सो वही मल्टीप्लीकेशन वहां पे भी है और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो आ गया 240 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट। सी ये 240 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस 2 क्यू स्क्वायर है, ये 4 क्यू और ये माइनस 2 है। सो हम लोग एक काम कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर का टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 क्यू, ये आ जाएगा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग 2 से माइनस 2 से डिवाइड कर रहे तो प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर देते तो क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस 1 मतलब इट इज मैचिंग क्यू माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, वो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उससे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो रहा है मैच हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आपको तो q का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लो और स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास q माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और फाइनली हम लोग लिख सकते हो q का वैल्यू 1। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम लोग ने इसे सॉल्व किया। देखो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में, एक क्या, एक तो पैरेलल दिया है या परपेंडिकुलर दिया है और सेकंड तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। तो एक कंडीशन से आपको फर्स्ट अननोन वेरिएबल आएगा और सेकंड वाले कंडीशन से सेकंड अननोन वेरिएबल। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन। So now let's see what is written in the question number 9. It is equations of pair of opposite sides of parallelogram are. देखो पैरेललोग्राम आप सबको पता होना चाहिए जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो ये एक लेट अस अज्यूम कि मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, उसका अपोजिट साइड्स क्या एक दूसरे को पैरेलल होता है, ठीक है। पैरेलल के साथ साथ क्या होता है इक्वल होता है, क्या अपोजिट साइड्स। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करें या स्क्वायर की बात करें तो वो भी पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स है क्या दिया, उसका जॉइंट इक्वेशन दिया है, ठीक है। What is this x square minus 7x plus 6? So this is the joint equation of two opposite sides. In the same way, ये दूसरे दो लाइंस का क्या है, दूसरे दो opposite sides का joint equation है ये वाला। तो that is okay. But यहाँ पे find क्या करना है? What we have to find here? Joint equation of its diagonals. तो ये जो diagonal मतलब अगर हम इस पॉइंट्स को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे तो diagonal होता है। तो क्या करना है हम लोग को diagonal का joint equation निकालना है, मतलब इसका सेपरेट इक्वेशन इसका सेपरेट इक्वेशन और दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस सॉल्व इट। देखो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो हमें ये जॉइंट इक्वेशन दिया है अपोजिट साइड्स का उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। लेट अस सी, यू विल अंडरस्टैंड एट द एंड, है ना। तो बट अभी हम क्या करते हैं, जो भी मैं बता रहा हूं जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मैं सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स ऐसा लिखता हूं, अपोजिट साइड्स कॉमा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये सेपरेट हो सकता है, मल्टीप्लाई टू गेट 6 चाहिए, एड टू गेट क्या चाहिए 7, तो 6 1s आर राइट। सो एक्स स्क्वायर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, हम राइटिंग डायरेक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज x माइनस कितना आ गया 6 और दूसरा वाला है क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इक्वल टू 6 और x इक्वल्स टू 1। देखो ये 10 का क्वाड्रेटिक है, तो ये सारी चीजें आपको सिंपल लगनी चाहिए। आपको नहीं आता है तो आप नोटबुक के पीछे एक बार सॉल्व कर लो 10th के मेथड से, यू विल गेट दिस। अच्छा, नाउ दिस वाज द इक्वेशन 1। अब सेकंड ऑल्सो दूसरा वाला इक्वेशन भी अपने पास, व्हाट इज दैट, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करने पे 40 चाहिए, ऐड करने पे कितना चाहिए 14, तो ये हो गया 10 4 जा,
तो y माइनस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई y इक्वल्स टू 10 और क्या आ गया y इक्वल्स टू 4। ये हमें क्या है, क्वाड्रेटिक जो था उसको हमने सेपरेट किया है। देखो यहाँ पे हमको चार लाइंस मिल गई, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और की जगह पे आप एंड लिख दो, बिकॉज क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सेपरेट इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो ऑल आर यस पॉसिबल, सो नो नीड टू राइट और, चलता है ऐसा, ठीक है, एंड लिखेंगे। तो अब मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, यहीं पे डायग्राम बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 6 कहां से जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं x एक्सिस पे 6 जो है वो यहाँ पे लेता हूं, तो लाइन यहां से जाएगी, ये हो गई हमारी x इक्वल टू 6 वाली लाइन। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली 1 यहाँ पे कहां तो होगा, सो आई एम जस्ट अगेन ड्राइंग अनदर लाइन, सो दिस इज x इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 10, देखो y एक्सिस को 10 पे कट करके जाने वाला लाइन, मतलब यहां से बना दिया, सो दिस इज y इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट है y इक्वल टू 4, सो ऑब्वियसली y एक्सिस पे 4 यहां कहां तो होगा, सो लेट अस ड्रॉ दैट एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू 4। देखो अब ये जो हमको पोर्शन दिख रहा है ना, दिस पोर्शन इज व्हाट आवर पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, तो सपोज मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं इसका, A B C D, ऐसा मैंने नाम लिख दिया। अब जो यहाँ पे डायगोनल्स क्या क्या है, क्या दिख रहे हैं डायगोनल्स के नाम, एक होगा AC, दूसरा होगा BD, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फ्रॉम डायग्राम डायगोनल्स आर, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स आर। तो डायगोनल के क्या क्या नाम है, एक तो AC है एंड सेकेंड वाला कौन सा है, BD है, ठीक है। अब डायगोनल्स के नाम आने के बाद एक काम करते हैं, डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट्स जो डायग्राम में से दिख रहे हैं वो लिख देते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं यहाँ पे, हेडिंग ऐसा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कॉमा या कोलन जो भी है, ए का कोऑर्डिनेट। देखो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग है, देखो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 4, तो हम लोग को सबको दिख रहा है वहां पे कि वो क्या आ जाएगा 1,4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,4। b का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, b का कोऑर्डिनेट, सी b इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट, किसका, x इक्वल टू 6 का और y इक्वल टू 4 का, तो वो क्या आ जाएगा 6,4, है ना। तो आप पहले यहाँ पे भी लिखो, फिर बाद में वहां पे लिख दो, 1,4 लिख दिया, वहां पे आ जाएगा 6,4। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा बता दो, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी व्हाट 6,10, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 6,10, और ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1,10, ठीक है, ये 1,10 हो गया। सो ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C का कोऑर्डिनेट, C कहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो 6,10 है, लास्ट है D, और D का कोऑर्डिनेट कितना 1,10 है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स देखो सब आ गया, तो अब आपको इक्वेशन निकालना है AC का, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया था, तो उसका यूज करके हमें दोनों के इक्वेशंस निकालने हैं, सेपरेट इक्वेशंस, एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन निकाल देंगे। सो बिफोर मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप सॉल्व कर लो और आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो बाद में, सो वुड बी बेटर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बाय 2.4 इक्वेशन ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल निकालते पहले, तो हम लोग सबसे पहले AC का निकालते हैं इक्वेशन, यस, कॉमा। सो फॉर्मूला तो पहले से पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यस फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो A को देखो और C को देखो, y माइनस y1 मतलब y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 6, सो दिस इज y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा -6 अपॉन -5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, सो 5 इंटू वाई माइनस 4 is equal to 6 into x minus 1, so this would be 5y minus 20 is equal to 6x minus 6, so finally this is 6x minus 5y, ये minus 20 को भी उधर लेके जाते हैं तो plus 20 हो जाएगा, so ये हो गया plus 14 is equal to 0, so this is the one equation we have got. So now equation of diagonal BD, right? Diagonal BD, where
बी का कोऑर्डिनेट क्या था, इट वाज 6,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या था, इट वाज 1,10, है ना। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग फिर से, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे AC का निकाला ना, सेम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज y माइनस 5 मतलब y माइनस 4 अपॉन x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 अपॉन कितना आ जाएगा ये, सॉरी 4 माइनस 10 एंड यहाँ पे 6 माइनस 1 हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 माइनस 10 का मतलब हो गया माइनस 6 अपॉन 5, सो इट वुड बी 5y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस कितना 36। सो इन सबको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो दिस इज 6x प्लस 5y माइनस 20 माइनस 36 कितना आ गया माइनस 56 इक्वल टू 0। सो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिला। देखो अभी हमको एग्जैक्टली करना क्या है, हम लोग को तो जॉइंट इक्वेशन चाहिए। सो जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, कौन सा डायगोनल्स के नाम क्या है अपने, डायगोनल्स AC एंड BD इज गिवन बाय, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब फुल फॉर्म लिखना, मैं यहाँ पे मल्टी लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जो पहला इक्वेशन आया था वो क्या था हमारा AC का, 6x माइनस 5y प्लस 40, राइट, इज इक्वल टू 0 था। और ये वाला क्या आया, 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या आ जाएगा हमें उसका जॉइंट इक्वेशन। सो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो और एट द एंड क्या कर लो, क्रॉस वेरीफाई। सो दिस वुड बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर कितना आ गया प्लस 30xy, नेक्स्ट कितना 6 जा कितना हो गया 36, 6 5 जा 30 प्लस 3 मतलब 33। सो दिस इज 336x आया, राइट, माइनस आएगा ना। फिर नेक्स्ट अब क्या करेंगे, y का 5y का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ, तो माइनस 5y इंटू 6x कितना आ गया वो माइनस 30xy। नेक्स्ट आ गया माइनस 5y इंटू प्लस 5y, तो माइनस 25y स्क्वायर। सो नेक्स्ट आ जाएगा देखो माइनस और ये माइनस, फिर ये हो गया प्लस 5y इंटू 56, तो 5 6 जा 30 हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25 प्लस 3 मतलब 280 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो दैट इज y, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा 14 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ करना है, तो आ गया प्लस 14 6 जा मतलब 84x प्लस आ गया 70y। नेक्स्ट अब माइनस करना है 14 इंटू 6 मतलब 84, 4 हो गया, 14 5 जा 70 प्लस 8 कितना 78, राइट, इज इक्वल टू 0। देखो ये अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिखा है यहाँ पे। सो ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। अब फाइनली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ गया 36x स्क्वायर। देखो 30xy और 30xy का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब xy का टर्म तो नहीं है, तो y स्क्वायर का टर्म है तो वो लिखते हैं माइनस 25y का स्क्वायर। अब इसके बाद x का टर्म आना चाहिए, तो x के टर्म को देखते हैं। देखो इन दोनों x के टर्म है, सो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। नेक्स्ट है 33 माइनस 8 मतलब 25 मतलब 252x आया वो, और बिगर नंबर कौन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट y का टर्म है 280y प्लस 70 मतलब ये कितना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया 350y प्लस कितना, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस 784 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो आया है ना, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, और वी कैन राइट जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। सो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस comma finally 36x square minus 25y square minus 252x plus 350y minus 784 is equal to 0। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो देखो कुछ डिफिकल्टी दी थी इसमें, क्या हुआ, क्या किया हमने। सो व्हाट वी डिड, हमने सबसे पहले एक बार पूरा रिवीजन करा देता हूं।
सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो जॉइंट इक्वेशन दिए थे उसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या आ गया, डायगोनल्स के पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसका यूज करके क्या निकाले, उनके इक्वेशंस निकाल दिए दोनों के, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव गॉट द फाइनल आंसर. सो इट वाज द सिंपल प्रोसीजर. सो काइंडली राइट इट डाउन. सो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंदी हुआ, बट आई होप आप सबको मजा आ रहा है. और आपको अगर कोई भी क्वेरी ऐसी डाउट्स लग रही है तो आप कमेंट में बिंदास ड्रॉप करिए, ठीक है. मैं क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेता हूं. See what it is. Triangle OAB is formed by lines x square minus 4xy plus y square equal to 0. ठीक है, तो ये जॉइंट इक्वेशन है ना, ओरिजिन से पास हो रही है. एंड लाइन 2x plus 3y minus 1 equal to 0. तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, ट्राइंगल OAB बना रहा है. ओके, फिर आगे क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम O. तो मैं थोड़ा एलॉबरेटली इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा. सबसे पहले मैं आपको मीडियन के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज मीडियन. कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये सब 9-10 में हमने पढ़ा हुआ है. देखो मीडियन क्या होता है. सो बेसिकली मीडियन ये एक ट्राइंगल का सेगमेंट है, ठीक है, ट्राइंगल में होता है. तो ट्राइंगल में क्या होता है एग्जैक्टली मीडियन, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन वर्टेक्स. ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं, 3, ठीक है ना. सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो एक वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसे मीडियन बोलते हैं, ठीक है ना. अच्छा, मीडियन तो ठीक है, ऐसे कितने मीडियन बना सकते हैं हम एक ट्राइंगल में. सो वी कैन ड्रॉ 3 मीडियंस का ट्राइंगल. एक ट्राइंगल में 3 मीडियन बना सकते हैं. और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना मीडियन का, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड. क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रॉइड. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए. सो वो मैंने डिस्कस किया. चलो अभी प्रॉब्लम पे यस कम बैक करते हैं. सो गिवन जॉइंट इक्वेशन लिख देता हूं. गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, राइट, मेंशन कर देते हैं, इट इज गिवन है ना. तो x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ये जॉइंट इक्वेशन हो गया. इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं. ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस दूसरा भी लाइन दिया है, वो भी लिख देते हैं. So 2x plus 3y minus 1 equal to 0. इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं. See what is happening, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वो दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एंगल OAB बना रहे हैं, है ना. तो एक इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते तो ज्यादा बेटर होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा. सो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा. ये मैंने बना दिया x एक्सिस और y एक्सिस. देखो ये जो लाइन है इक्वेशन 1, तो उसे बना देते हैं यहाँ पे. तो वो उसके अंदर 2 लाइन्स है ना, तो मैं उसका 2 लाइंस यहाँ पे बना दिया. फॉर एग्जाम्पल ये है जॉइंट इक्वेशन 1 का, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर. इसमें 2 लाइंस है तो वो यहाँ पे बनाया. अब इन दोनों के साथ ये जो इक्वेशन 2 वाला लाइन है वो मिलके क्या बना रहा है, ट्राइंगल OAB. सो ऑब्वियसली वो यहां से कहीं से जाएगा, ठीक है. तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. अच्छा, तो ट्राइंगल OAB देखो यहाँ पे बन गया. ये OAB इसका नाम लिख दिया हमने. देखो ये समझ लेने के बाद once you understood this, अब यहां पे एग्जैक्टली करना क्या इस क्वेश्चन में. सो दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन. मतलब O से एक मीडियन ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली वो इधर से जाएगा, जो मैंने अभी बेसिक्स में बताया. तो आपको इक्वेशन निकालना है इस मीडियन का. तो हम लोग नाम लिख देते हैं उस मिड पॉइंट का. ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि वो 2 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करेगा. सो लेट अस राइट दैट. लेट m, उसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, बी मिड पॉइंट, है ना. वो मिड पॉइंट होगा तो इसको मीडियन बोलेंगे. मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का. ये हम लोग ने लिख दिया. अच्छा, अभी A और B का कोऑर्डिनेट भी अज्यूम कर लेते हैं और इसी साथ में, ठीक है, कॉमा वेयर ऐसा लिख देते हैं, वेयर A का कोऑर्डिनेट इज x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x2, y2. देखो अगर आपको इक्वेशन ऑफ OM चाहिए, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए हमारे पास सिर्फ m का कोऑर्डिनेट होना चाहिए. m का कोऑर्डिनेट अगर आ गया तो आपके पास ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट है ही, है ना.
तो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ ओ एम निकाल सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन का नाम क्या है अपना, ओ एम। ओ एम का इक्वेशन हमें निकालना है। तो ये हमारा मेन गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एम का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला, x का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। ये अपना x का वैल्यू होगा। इन द सेम वे y का वैल्यू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो x और y का वैल्यू निकालना है तो आपके पास a और b का कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, तभी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपके पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज होनी चाहिए। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये जो जॉइंट इक्वेशन है वो a और b को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स किसको, जॉइंट इक्वेशन को, इंटरसेक्ट्स जॉइंट इक्वेशन। सो क्यों हम लोग ये लिख रहे हैं, बिकॉज हम लोग को ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है और इंटरसेक्ट करता है तो हमें पता है उनके जो इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के वैल्यूज होते हैं वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। अब वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को, मतलब कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, है ना। सो व्हाट इज दैट, इट इज 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं। सो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 1 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये y का वैल्यू हुआ। अब इस y के वैल्यू को हम लोग को इक्वेशन 1 में पुट करना चाहिए, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, और 10th का कॉन्सेप्ट सेम वही चीज है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं पुट y is equals to 1 minus 2x upon 3 in equation 1. So by using this, what we are going to get? We are going to get the values of x1, y1 and x2, y2. That is nothing but intersecting point, yes, of both the lines. तो पुट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, y की जगह पे 1 माइनस 2x अपॉन 3 हुआ। Next plus y square. So what is the value of y? 1 minus 2x upon 3 the whole square equals to 0. ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले मैं काम कर दो, मल्टीप्लाई थ्रू बाय 9 कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो वो 9 है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई थ्रू बाय 9 करता हूँ। आप आपके टेक्निक से क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे अगर हम 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 और ये 3 डिवीजन में है, तो 3 9 है ना। तो मैं थोड़ा ओरली कर रहा हूँ, आई गेस आपको क्लिक हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12x और फिर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2x, यस 2x आया, सॉरी, प्लस अब इसके आगे जो इधर बचा है, देखो ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 है और 9 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या हो गया, वो 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा 1 माइनस 2x द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बस यही बचेगा। अब इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, देखो इसमें आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल है इस इक्वेशन से। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। सो इट इज गोइंग टू बी 9x स्क्वायर माइनस, देखो 12x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ तो 12x माइनस 12x हो गया, प्लस हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर। अब जहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2ab, मतलब 2 1s are 2 2s are 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सो देखो 24x स्क्वायर प्लस 4 है ना, सो 28x स्क्वायर हुआ, 28 प्लस 9 मतलब 37x स्क्वायर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 37x स्क्वायर। अब x का टर्म है तो माइनस 12x माइनस 4x मतलब माइनस ये हो गया 16x प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 0।
देखो ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसका फैक्टर्स जरा चेक करते हैं, है क्या पॉसिबल। सो 37 मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर है ही नहीं, तो थोड़ा अलग प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। तो 10th में आपने पढ़ा था वो सम ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट, वैसे भी बहुत एक ब्यूटीफुल चीज हुआ यहाँ पे। हमें वैसे भी x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यूज आती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट x1 एंड x2 आर रूट्स, वो होता ही है, वही लिख दिया, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सो यहां से सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ रूट्स जो हमने 10th में पढ़ा था x1 प्लस x2 होगा, वहां पे अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे x1 प्लस x2 होगा, ठीक है ना। सो सॉरी, सिर्फ सम ऑफ रूट्स लिखना है तो x1 प्लस x2 ही लिखना चाहिए, x1 प्लस x2। व्हाट वाज द फॉर्मूला, माइनस b अपॉन a था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 होगा, a मतलब 37, सो दिस इज 16 अपॉन 37। सो दिस इज द वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है हम लोगों को, ये वैल्यू आ गई हमारा x1 प्लस x2 का। तो हम लोगों को तो x का वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर वी कैन राइट, इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दो, 3 डाल दो, ऑलरेडी 2 तक यहाँ पे लिखा है। सो आप लिख सकते हो फ्रॉम कौन सा इक्वेशन 3, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x1 प्लस x2 अपॉन 2। So this is nothing but 16 by 37 upon 2, देखो 2 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया, so this is 8 upon 37। तो x की वैल्यू आई। अब इन द सेम वे y की वैल्यू निकालते हैं। सो y की वैल्यू निकालने के लिए देखो 2 वे है, एक तो आप y1 प्लस y2 करके लिखो, वो बहुत लंबी हो जाएगा, तो आप इस x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल्स टू 8 by 37 किस में डालना है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल दो, है ना। ये पॉइंट हम लोग को निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी में जो x का वैल्यू है वो अगर हम लोग इक्वेशन में डालेंगे तो y आ जाएगा। तो इन इक्वेशन 2 लिख देते हैं। देखो बहुत बेसिक चीज मैंने अभी बोला, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2x की जगह पे मैं लिख रहा हूं 8 अपॉन 37 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, अच्छा एक बेस्ट काम कर लेते हैं, हम लोग के पास जो ये वाला वैल्यू है इसको 4 इक्वेशन डालते हैं, सो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इक्वेशन 2 आप 4 में डाल दो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को ये आ सकता है। सो इक्वेशन 4 में अगर पुट करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू 8 बाय 37 अपॉन कितना 3 है। सो देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 16 बाय 37 अपॉन कितना, यस दैट इज अपॉन 3 है, तो 3 लिखेंगे ना यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट 37 माइनस 16, व्हाट इज 37 माइनस 16, दैट इज 21 अपॉन 37 होल अपॉन 3 से आप इसको कैंसिल कर दो, 7 आ गया, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 37। देखो आपके पास अब x और y का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आपके पास x और y का कोऑर्डिनेट हो गया तो आपका मोस्टली काम हो गया, तो आप लिखोगे देयरफॉर जो m का कोऑर्डिनेट है वो हो गया x, y विच इज इक्वल टू, सो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 बाय 37, 8 अपॉन 37 7 अपॉन 37। देखो x और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। अब x और y का कोऑर्डिनेट आने के बाद अब हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को तो इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, और सॉरी इक्वेशन ऑफ मीडियन कौन सा, ओ एम इज, सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, जिसमें ओ क्या है हमारा ओरिजिन है। सो ओ एम वेयर O का कोऑर्डिनेट कितना 0,0 और M का कोऑर्डिनेट है दैट इज 8 बाय 37,7 अपॉन 37। सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 7 अपॉन 37 अपॉन 0 माइनस 8 अपॉन 37। देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, ये y माइनस 5 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू
y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है. सो दिस इज नथिंग बट y अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 37 अपॉन माइनस 8 अपॉन 37. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 37 there. So y upon x is equals to 7 upon 8. Cross multiplication कर दो. 8y is equals to 7x. So what is the final answer? 7x minus 8y is equal to 0. ये आ गया हमारा मीडियन का इक्वेशन. So what we can write here? It is, लिख सकते हैं, this is required equation of मीडियन OM. सो एक बार मैं इस पूरे क्वेश्चन का रिवीजन करा देता हूँ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. देखिए सबसे पहले तो एक जॉइंट इक्वेशन है, उसमें 2 लाइन है और एक सिंगल लाइन है, राइट. तो ये टोटल 3 लाइंस है. 3 लाइन मिलके क्या कर रहा है, ट्राइंगल OAB बना रहा है. अब ट्राइंगल में मीडियन होता है, तो यहाँ पे हमें ऐसे मीडियन का इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है और लाइन AB को लाइन AB पे उसका मिड पॉइंट है, मतलब OM का इक्वेशन हमें निकालना है. सो व्हाट वी डिड, देखो ये जो लाइन AB है ना, और जॉइंट इक्वेशन दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है. सो हमने क्या किया, हमने A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या किया, यस, इक्वेशन ऑफ AB को जॉइंट इक्वेशन में पुट किया. उसको सॉल्व किया तो हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू आई, मतलब उसका यूज करके x का वैल्यू आया और उस x के वैल्यू को इक्वेशन ऑफ AB में फिर से डाला तो y का वैल्यू आ गया. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग x एंड y का वैल्यू, अब क्या कर दिया हमने, हमारा जो इक्वेशन ऑफ मीडियन है वो हमने फाइंड किया. ठीक है. सो एक बार पूरा समझ लेने के बाद आप इसे अच्छे से खुद से एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, तो ये बहुत अच्छे से आपको आ सकता है. सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11. सी 11th वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. देखो बहुत ही सिली क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला बाहर होना चाहिए. वो मैंने एक वर्डिंग वाला आपको फॉर्मूला दिया था, राइट. सो वो ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है. सी क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी. आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे. सो गिवन, सबसे पहले तो जॉइंट इक्वेशन जो दिया है वो लिख देना. गिवन जॉइंट इक्वेशन इज कॉमा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. देखो मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट आपको तो पता है कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स वाई का टर्म होना चाहिए, नहीं है इसके लिए उसके साथ 0 है. देखो उसके बाद y स्क्वायर का टर्म है, y स्क्वायर के बाद कौन सा टर्म होना चाहिए, x का टर्म होना चाहिए. यस इट इज देयर, बट फिर किसका टर्म आता है, y का टर्म, इट इज नॉट देयर. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो 0y प्लस 1 इक्वल टू 0. ये मैंने उसका एक कंप्लीट फॉर्म लिख दिया, ऑप्शनल स्टेप है. अगर आपको डायरेक्टली समझता है तो आप डायरेक्टली भी लिखो. पिछले बहुत सारे प्रॉब्लम में मैंने डायरेक्टली लिख दिया था ऐसा. तो अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है. किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, a का वैल्यू आ गया 1, 2h की वैल्यू स्ट्रेट 0 आ गई, h की वैल्यू, राइट. फिर बाद में b की वैल्यू माइनस 1 आ गई. नेक्स्ट b 2g का वैल्यू निकालेंगे -2, तो g का वैल्यू -1. 2f की वैल्यू आएगी कितनी, 0, f की वैल्यू 0 आ गई और लास्ट में c का वैल्यू 1 आ गया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो क्या वर्डिंग था, सो इट इज हाफ बैग अब है. और अगर हाफ बैग अब है तो क्या होगा, घर आफत अब है, कुछ भी है ना. सो इट इज एनीथिंग, बट इट इज सिंपल टू यस मेमोराइज द फॉर्मूला, सो वी आर यूजिंग इट. सो अब डायरेक्टली भी कर सकते हो. देखो h इंटू एफ करना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो. ठीक है, h कर लो, h मतलब 0 है तो ये 0 ही आने वाला है. नो नीड टू मल्टीप्लाई f, है ना, 0 ही होगा. b इंटू जी, देखो b कितना -1 है और -1 इंटू -1 तो +1, मतलब माइनस तो उसकी जगह पे ही है और -1 इंटू -1 कितना हो गया, वो 1 हो गया. सो वो लिखा अपॉन ए बी. सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू 1 है और b कितना है, इज -1. तो
इधर कितना आ जाएगा वो -1 माइनस एच स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, ठीक है, कॉमा। अब जी एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी की वैल्यू -1 है, सो -1 इंटू एच, एच कितना है 0, तो ये आ गया 0 माइनस ए एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का मतलब 1 इंटू 0, 0 माइनस 0 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इधर ऑलरेडी निकाला है तो फिर से करने की जरूरत नहीं, -1 माइनस 0 स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज नथिंग बट 1 कॉमा 0 है ना, वो 0 माइनस 0 0 ही है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, व्हाट इज दैट? 1 कॉमा 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बहुत सिली क्वेश्चन था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड this exercise along with this chapter, especially exercise.